दोस्तों, अखंड भारत जिसकी प्रतिकल्पना में आज से ही कई आंखें सपनों से भरी हुई है। प्रतिकल्पना ऐसी है कि सबकी सोती हुई आस्था को जगा देती है। लेकिन क्या इस अखंड भारत में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं? क्या यह बढ़ता हुआ विशाल भारत अखंड हिंदू साम्राज्य बन जाएगा, जो कि बहुत लोगों का सपना है, जिसके लिए ये दिल धड़कता रहता है? आज ये खबर सुनकर कुछ लोगों के तो कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग खुशी से झूम उठेंगे। जैसे भारत के आजाद होने से कुछ दिनों पहले से ही भारत के सेकुलर संविधान की परिकल्पना होने लगी थी, वैसा ही कुछ आज हो रहा है, जो अखंड भारत का साम्राज्य वापस लौटने की आहट दे रहा है। दोस्तों, कैसे इस खबर ने दोबारा से हमारे मन में खुशी का दीपक जला दिया है। ये तो निश्चित है कि ये खुशी का दीपक एक ज्वालामुखी बनेगा और हमारा सपना साकार होगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको जरूर बताएंगे इस खबर के बारे में। लेकिन उसके पहले कैसे ताइवान भारत पर गदगद हो गया, ये देख लेते हैं। दोस्तों, ताइवान ने रविवार को कहा कि वो भारत सहित समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है, जिससे कि ताइवान अपनी आत्मरक्षा को बढ़ाना जारी रखेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संयुक्त रूप से नियम आधारित बनाए रखा जा सके और ताइवान स्ट्रेट में सुरक्षा की रक्षा की जा सके। ये बयान अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की स्वयं शासित द्वीप की यात्रा के बाद ताइवान स्ट्रेट में तनाव के मद्देनजर दिया गया। चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास कर रही है। ताइवान इस समय चीन की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर चीनी सीमा पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे चीन पर बहुत दबाव बन रहा है। भारत सहित 50 देशों का जताया गया आभार। दोस्तों, ताइवान ने कहा कि वो दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने का हकदार है। उसने ये भी कहा कि हाल ही में चीन की ताइवान लक्षित सैन्य मुद्रा ने जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से बाधित किया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरओसी यानी कि ताइवान की सरकार भारत समेत 50 से अधिक देशों की कार्यकारी शाखाओं और सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती है, जिन्होंने सभी पक्षों के संयम बरतने, तनाव कम करने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्यवाही से बचने की अपील की। बयान में आगे कहा गया कि ताइवान की सरकार अमेरिका, जापान और भारत सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ संचार और समन्वय बनाए रखते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगी, ताकि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि मजबूत हो सके। इससे पहले शुक्रवार को भारत ने ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्यवाही से बचने का आग्रह किया था और कहा था कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम क्षेत्र में संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्यवाही से बचने, तनाव कम करने और शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आग्रह करते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन ने ताइवान पर अपने दावों को दोहराते हुए द ताइवान कन्वेंशन एंड चाइनीज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा यानी कि ताइवान का सवाल और नए युग में चीन का पुनर्मिलन शीर्षक के साथ एक श्वेत पत्र जारी किया था। चीनी राज्य नियंत्रित मीडिया ने कहा कि श्वेत पत्र राष्ट्रीय पुनर्मिलन के लिए देशों के संकल्प को प्रदर्शित करता है। श्वेत पत्र में कहा गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी ताइवान के प्रश्न को हल करने और चीन के पूर्ण एकीकरण को साकार करने के ऐतिहासिक मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि चीन ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति को खत्म कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चीनी सैन्य अभ्यास की निंदा की। वू ने कहा कि अतिरिक्त विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का ताइपे में स्वागत है। उन्होंने पेलोसी की यात्रा पर चीन की उग्र प्रतिक्रिया की भी निंदा की। वू ने कहा कि जो कोई भी अपना समर्थन दिखाने के लिए ताइवान आना चाहता है, उसका हमारे पास आने के लिए स्वागत है। उन्होंने कहा कि ताइवान को अपनी विदेश नीति चलाने से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, ये थी ताइवान की कहानी, जिसको बचाने के लिए आज भारत जैसे सभी देश जी जान से लगे हुए हैं। और अब आगे देखना होगा कि इस तरह के दबाव चीन के ऊपर कुछ असर डालते हैं या फिर नहीं। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर से रूबरू करवाते हैं, जिसको सुनने के बाद किसी के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमें कुछ खबरें मिली हैं, जिसके अनुसार संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ये कुछ और नहीं बल्कि अखंड हिंदू साम्राज्य का संविधान होने वाला है। इस वर्ष
फरवरी में आयोजित हुए माघ मेले के दौरान भारत को अपने स्वयं के संविधान के साथ एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब सांभवी पठाधीश्वर के संरक्षण में 30 लोगों के समूह द्वारा इस संविधान का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान 750 पृष्ठ का होगा और इसके प्रारूप पर एक व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। धार्मिक विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श और वाद विवाद होगा। इसी आधार पर प्रयागराज में होने वाले माघ मेले 2023 में आधा संविधान यानी कि करीब 300 पेज जारी किए जाएंगे, जिसके लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 32 पेज तैयार किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था समेत अन्य विषयों से जुड़े पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार दिल्ली की बजाय वाराणसी देश की राजधानी होगी। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने का भी प्रस्ताव है। मसौदा तैयार करने वाले समूह में हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा और विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह सहित अन्य लोग शामिल हैं। स्वरूप ने कहा कि ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य देशों को भारत से अलग कर दिया गया है, जो एक दिन विलय हो जाएंगे। दस्तावेजों पर विस्तार से बताते हुए स्वरूप ने कहा कि हर जाति के लोगों को राष्ट्र में रहने की सुविधा और सुरक्षा मिलने और अन्य धार्मिक धर्मों के लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र के संविधान के मसौदे के अनुसार मुस्लिम और ईसाई वोट देने के अधिकार को छोड़कर एक आम नागरिक के सभी अधिकार का आनंद लेंगे। स्वरूप ने कहा कि देश में व्यवसाय करने, रोजगार पाने, शिक्षा और किसी भी आम नागरिक द्वारा प्राप्त सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की आजादी होगी, लेकिन उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वरूप ने कहा कि नागरिकों को मतदान का अधिकार 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्राप्त होगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई। उन्होंने कहा कि धर्म संसद के लिए कुल 543 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दंड की न्यायिक प्रणाली श्वेता और द्वापर युग पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा और आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण मिलेगा और कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।